मैं मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी खाला की पागल बेटी से जबरदस्ती शादी कर ली, क्योंकि वह करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी। खाला समझी कि मुझे उससे शायद मोहब्बत हो गई है, मगर खाला के मरते ही मैंने सब अपने नाम किया और खुद दूसरी शादी करके पागल बेबी को घर से निकाल दिया। मगर शादी के दूसरे ही दिन मुझे करप्शन ऑफिस बुलाया गया। इस केस की जांच पड़ताल की गई। मेरे सामने ऑफिसर आए तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो पागल। मम्मी, यह लड़की तो पागल है। मैं कमरे के पर्दे के पीछे से झांक कर पहली बार मैं अरबिस को देख रहा था, जो फर्श पर नीचे बैठी थी और धीरे जमीन पर अंगली से कुछ गोला बना रही थी। उसकी माँ मेरी खाला थी। पानी का गिलास हाथ में लिए बार बार कह रही थी, अरबिस चुप कर जा बेटा, लोग देखेंगे। मैं माँ की तरफ देखा, वह बिल्कुल तसल्ली में थी, जैसे यही सब वह चाहती थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, यही वक्त है अजफल, उसके पिता मर चुके हैं अपने पूरे जायदाद की अकेली वारिस से, और यह बच्ची होश में नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा। कई फ्लैटें, एक फैक्ट्री और एक खामोश वारिस। शहर में अरवीज के बाप की मौत की खबर आई तो अफसोस करने वाले की कतार लग गई थी, लेकिन मैंने फोन पर सिर्फ इतना कहा, खाला वापस आए तो मुझे खबर देना। माँ ने पहले ही मेरी बात चला दी थी। हमने रस्म पूरी होने का इंतजार किया, फिर मौका देखकर खाला के घर पहुंचे। माँ ने आंखों में आंसू भरकर बहन के अरबीज को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। तुम फिक्र मत करो, वह अकेली रह जाएगी। अजफल तो हमेशा से उसे बहन कहता रहा, मगर शायद यह अब रिश्ता बदल जाए तो ठीक होगा। खाला ने अरबीज की तरफ देखा। वह उस वक्त भी चुप थी, जैसे किसी और दुनिया में हो, लेकिन वह ना समझ अब मेरे लिए एक सुनहरी दस्तावेज थी। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, अरबीज, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वह एक पल को रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। नजरें खाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ और भी था। जैसे वह पागल तो है, मगर सिर्फ एक हद तक, जितना लोगों ने उसे बिना दिया। खाला राजी हो गई, शायद बेटी की सहारा देकर, शायद अपनी बेबसी का हाथों मजबूर होकर। माँ खुश थी। मैं अंगूठी पहनाई। अरबीज ने कुछ न कहा, न हंसा न रोया, बस हाथ आगे कर दिया। तारीख पक्की हो गई। शहर में खूब बातें हुई। अजफल ने कितनी बड़ी कदम उठाया है, उस पागल लड़की से शायद शादी करके उसे इज्जत दी। और मैं हर बार हंसता, दिल में कहता, यह इज्जत नहीं, बस एक कलाकारी है। शादी वाले दिन अरबीज को लाया गया, लाइट ऑफ कलर के लहंगे में, बॉल खोले हुए, मगर चेहरा में असर। कुछ मेहमानों ने कहा, लड़की अजीब लग रही है, मगर सब ने उससे चुप से लड़की को इज्जत का नाम दे दिया। मौलवी ने निगाह पढ़ना शुरू किया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अरबीज ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई झिझक नहीं दिखाई, जैसे सब कुछ सुन रहा हो, समझ रहा हो। मगर चुप से जब उसने कबूल कहा तो पल भर को लगा जैसे आवाज कहीं और से आई हो, नरम, मध्य और फैसला सोच समझ कर लिया गया हो। मैंने साइन किए, फिर उसने माँ की आंखों में चमक देखी, जैसे सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा हो। मेहमान नवाजी में बिजी हो गए और मैं अरबिज के पास बैठा। अब हम एक दूसरे के हो गए हैं, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट थी, इतनी हल्की जैसे वह कोई राज छुपा रही हो। मैं पल भर के लिए रुका, उसके होंठ थोड़े थोड़े हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, फिर रुक गई। और उस मुस्कुराहट में एक सवाल या एक चैलेंज था, जैसे वह पूछ रही हो कि तुम जीते हो या बस समझ रहे हो। शादी के बाद हमने अलग से रिसेप्शन नहीं रखा। माँ का कहना था कि ज्यादा लोगों को ना बुलाओ, नजर लग जाएगी। हकीकत यह थी कि हम चाह रहे थे कि अरबीज ज्यादा ना बोले, ना नजर आए, बस जायदाद के कागजों में उसका नाम रहे और कुछ साइनों के बाद उसका नाम भी गायब हो जाए। शादी के बाद मैंने अरबीज के साथ अलग कमरा शेयर किया। पहली रात उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बिस्तर के एक कोने में बैठ गई, खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने ना में सिर हिलाया। तुम बहुत खुश हो? अरबीज खामोश में सब कुछ सुन लेती थी। अब अफजल, उसने पहली बार मेरा नाम लिया। मैं हैरान हुआ। तुम तो बोल सकती हो, सुन भी सकती हो, बस यूं ही कभी कभार
बोल लेती हूँ, उसने धीरे से कहा और बिस्तर पर लेट गई। मैं उलझ गया। उसकी चुप्पी अब मुझे आसान शिकार नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं बल्कि सुकून था, जिससे वह सब जानती हो, लेकिन फैसला कर चुकी हो कि अब अभी कुछ नहीं कहना। और मुझे यही डर था कि एक खामोश औरत जब बोलेगी तो शायद सब बदल देगा। यह क्या तमाशा लगा रखा है। अगली सुबह मैंने पर्दा हटा कर देखा तो अरबिश धूप में खड़ी थी, नंगे पांव, सर आसमान की तरफ उठा हुआ था, दोनों हाथ जैसे दुआ में था, मगर आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। उसकी हालत देखकर मैं हैरान हुआ। थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, कुछ हंसी, कुछ। माँ ने शर्मिंदा होकर मेरी तरफ इशारा किया। मैं कमरे से बाहर निकला, चलो अंदर। उसे उसका बाजू पकड़ा तो उसने हल्की सी आनाकानी की, जैसे कहना चाह रही हो कि अभी कुछ बाकी है। मैं दांत पीसते बोला, कोई नया ड्रामा मत करना। मैं कमरे में लाकर मैंने दरवाजा बंद किया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वह गायब थी। खाला से कहा कि वह कहने लगी कि वह ऐसे ही घर से गायब हो जाती है। पर अब तो मैं शादी कर ली थी और उस पर नजर रखना बहुत जरूरी था। यह क्या हरकत थी। सबके सामने कोई शर्म लिहाज नहीं। तुम्हें, अरबीस ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं वह कर रही थी जो खेल तुम खेल रहे हो। वह तुम पर उलटा हो जाए। जैसे मेरे पापा मरे वैसे ही तुम मरो। तकलीफ से अकेले एक पल को मैं बिल्कुल सुन्न हुआ। उसकी आंखों में जो सुकून था वह मुझे घबराहट दे गया। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। पागल है, बकवास कर रही है, मेरे दिल को समझाया, मगर अंदर एक अनजानी बेचैनी ने डरा लिया। अगले दिन अजीब किस्सा हुआ। मैं ऑफिस से वापस आया तो नौकरानी रो कर बता रही थी कि साहब, मैडम जी ने वॉशिंग मशीन में आधे टब रख दिया है, सारा किचन गंदा हो गया। मैं गुस्से में आ गया। कमरे में क्या, तो अरबीस आराम से सोफे पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या वह तमाशा है। मैंने तो साफ करने की कोशिश की थी, शायद मशीन समझ न आई। आटा साफ करने के लिए उसने कंधे उचका दिए, जैसे दरवाजा जोर से बंद किया। वह लड़की पागल है या कलाकार, मैं खुद से पूछने लगा। फिर एक दिन वह किचन में थी, चूल्हा जलाकर कुछ उबाल रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो। आधे क्या, आधे उबाल रही हो, शायद कुछ कम हो जाए। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने बर्तन छीन लिया। वह हंसने लगी, एक अजीब खोखली हंसी। कमरे में वापस आया तो वह अलमारी खोलकर अपने कपड़े फाड़ रही थी। मैंने हाथ पकड़ा, क्या कर रही हो। यह कपड़े मुझे जख्म याद दिलाते हैं जो खत्म हो चुकी है। अब नई जिंदगी है और मुझे लगता है कि सिर्फ चेहरा बदला है, खेल वही है। मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसकी हर बात अब सर के ऊपर से जाने लगी थी, जैसे वह कोई और भाषा बोल रही हो, मगर जुबान शायद वही सच थी जिसे मैं मनाना नहीं चाहता था। एक दोपहर मैंने देखा कि वह आंगन में टहल रही थी, दोनों हाथ पीछे कंधे हुए थे, मुंह में कुछ बड़ा बड़ा रही थी। करीब जाकर सुना तो शब्द थे, पांव जमीन पर, दिल आसमान में और हाथ बंधे जब तक वक्त खुल ना जाए। यह तुम चाह पड़ रही हो। कुछ नहीं, बस सपनों की तैयारी है। किस चीज की तैयारी, फैसले की। माँ ने कहा, अफजल, यह लड़की खतरनाक हो सकती है। पागलपन से ज्यादा खतरनाक यह खामोशी है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो यह लड़की बीच बीच में गायब हो जाती है, माँ से पूछो तो कहती है कि पागल है। मेरी खाला मेरी माँ की सौतेली छोटी बहन थी। मेरे नाना ने 2 शादी की थी, उनको औलाद चाहिए थी, लेकिन दोनों बीवियों में से किसी का बेटा नहीं हुआ, सिर्फ 2 बेटियां थीं। मेरी माँ एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे नाना ने यह शादी अपने पसंद से की थी। मेरी नानी इसी गम में बसी। उसके पिता की करोड़ों की जायदाद थी और उन्होंने अपनी सारी जायदाद उस पागल अरबीज के नाम कर दी थी, क्योंकि मेरी बड़ी नानी अपने घर की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ को भी मेरी खाला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि हम दोनों माँ बेटा उससे बहुत चिढ़ते थे, और अब समय आ गया था उस दौलत को हासिल करने का। बस कुछ मेरे कंट्रोल में है और वह कुछ नहीं कर सकती। मगर एक अनजाना डर बैठ चुका था। कल वकील के पास जाना है, सब कागज तैयार है, माँ ने कहा। तो मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी नज़र अरबीज पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी दीवार को घूम रही थी। क्या उसने पढ़ा सब कुछ। मैंने धीरे से आवाज में पूछा, क्या पढ़ोगी जो अपना नाम तक नहीं याद रखती हो।
वे कागजों के पन्ने क्या समझ पाएगी। माँ ने गुस्से से कहा। वह हंसती। अगली सुबह हम तीनों गाड़ी में बैठकर वकील के पास दफ्तर पहुंचे। अरबिस बिल्कुल चुप थी, बाल खुले, नजरें नीचे, मगर उसकी खामोशी में उस दिन एक अजीब ठहराव था, जैसे किसी तूफान से पहले का हो। वकील ने कागज सामने रखी। यह है वह ट्रस्ट और उसकी जमीनों की दस्तावेज जिन पर साइन करने से सब कुछ आपके पति के नाम हो जाएगा। उसने अरबिज की तरफ देखा। कहाँ वह कागज उसके सामने रख दिए। बस यह साइन कर दो अरबिज, फिर सब आसान हो जाएगा। उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ कलम उठाया और एक पल को रुक गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। वह अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस कर रही थी, जिससे उसकी नजरें मेरे अंदर की सच्चाई को खोल रही हो। मेरे हाथ में पसीना आने लगा। फिर उसने 1 2 3 सारी फाइलों पर साइन कर दिया। माँ की आंखों में एक चमक थी, जैसे सदियों की भूख खत्म हो गई हो। मैंने वकील से हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद, सब कुछ आसानी से हो गया। गाड़ी में वापस खामोशी थी। मैंने पीछे बैठे अरबिज को देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, जो कुछ तुमने लिया है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, शायद तुम दे ना सको। एक पल को लगा जैसे गाड़ी की रफ्तार रुक गई हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बाहर देख रही थी, जैसे कुछ कहा ही ना हो। मैंने उसकी बातें अनसुनी करके हंस दिया। माँ ने कहा, पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे किसी ने एक लकीर खींच दी हो। मैंने खुद को यकीन दिलाया, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब सिर्फ एक खामोश औरत है। अगले दिन वकील का फोन आया, मुबारक हो अफजल, जमीन जायदाद सब ट्रांसफर हो गया, अब तुम पूरी तरह मालिक हो। मैंने शुक्रिया अदा किया। माँ से कहा, अब हम आज़ाद हैं। मगर उस वक्त भी दिल के किसी कोने में उस शब्द का चुभन बाकी था, शायद तुम दे ना सको। कुछ दिन बाद माँ ने कहा, अरबीस आज अपने कमरे में आईना तोड़ रही थी, कहती है कि उसमें पुराना साया दिखता है। मैं कमरे में गया, फर्श पर शीशे बिखरे हुए थे। उसने कहा, आईना झूठ बोलने लगा था, उसने मेरा साया नहीं था, तुम्हारा चेहरा दिखता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अब बस करो, यह सब पागलपन बंद करो। पागलपन नहीं आर, तुम्हें शायद अभी कुछ याद नहीं, वक्त याद दिलाता रहेगा तुम्हें। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की खोली तो कबूतर गायब थे, पिंजरा खाली था, दरवाजा खुला हुआ था। मैंने खुद से कहा, परिंदा उड़ गया, लेकिन क्या सच में कैदी वही था, या मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन थी और अरबिज की चुप्पी मेरी जीत नहीं लगती थी, वह जहर बनने लगी थी। पिछले कुछ दिन चुप्पी में बीते थे, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। अरबिज अपने कमरे से अभी 5-5 6-6 दिन गायब हो जाती थी, बातचीत कम करती थी, चेहरे पर वही पुराना सुकून, पर उस सुकून में अब कोई अलग तरह का यकीन नजर आता था, ऐसा यकीन जो मुझे बेचैन करता था। एक शाम माँ ने कहा, खाला के सीने में कभी कभी दर्द उठता है, पुरानी दवा खत्म हो गई है, कुछ नया मंगवाया है। मैंने हाथ में दवा की बोतल ली, लेबल पढ़ा, मुस्कुरा कर कहा, इस बार तेज दवा ली है, असर जल्दी करेगा। मेरी माँ तो वैसे भी खाला से बहुत चिढ़ती थी। मैंने दिन में दवा की शीशी बदल दी थी। मकसद सीधा था कि मैं और माँ उसको खत्म करना चाहते थे। मेरी माँ की बरसों की दुश्मनी और मेरी लालच ने मुझे इतना नीचा गिरा दिया था कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मेरी माँ ने कहा, इस जायदाद के पिछले अरबिज के पिता भी मर गए थे। वह अरबिज की माँ को बहुत मारते पीटते थे। उनका कहना था कि जितनी दौलत है उनके नाम कर दो, जबकि वह खुद एक सरकारी नौकरी पर थे। उनका इश्क कहीं बाहर चल रहा था और वह उसी औरत पर सब कुछ लुटाते थे। अरबिज को और उसकी माँ को बहुत दुख देते थे, इसी वजह से वह इतने चुप थे। माँ का कहना था कि वह आज सब देखकर बहुत खुश होती थी कि उसकी सौतेली बहन किस हालात में है। एक दिन अरबिज के पिता ने इतनी शराब पी ली थी कि उसके बाद ड्यूटी जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर ही मर गए। उनके बाद सरकार की तरफ से उनको करोड़ों रुपए मिले थे, क्योंकि उनकी ऑन ड्यूटी पर एक्सीडेंट हुआ था। इस दौलत के लिए अपने बीवी बच्चे को मारते रहे। उनके मरने के बाद सरकार ने करोड़ों रुपए उन दोनों माँ बेटी को सौंपे। उसके बाद वह दोनों माँ बेटी सुकून से जीने लगी थी। लेकिन हमें उनके बारे में सारा सच पता नहीं था। बस हमें तो इतना पता था कि वह करोड़ों की मालकिन है। कमरे के बाहर हलचल हुई तो खाला रो रही थी, सांस तेज, पसीना माथे पर था। माँ ने जल्दी जल्दी दवा पिलाई
मैं दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। अरविश उस वक्त वहां पहुंची, अपनी माँ को हाथ थामा और उसकी नब्ज पर उंगली रखी। मम्मी, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको चुप रहना है। अभी नहीं, वक्त आने दो। यह सब उनकी जुबान से निकले तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा जैसे पत्थर का हो गया। खाला की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर आवाज नहीं निकली थी। अरबीज ने उनका सर अपने घुटनों में रख लिया और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरती रही। मम्मी, मुझे सब पता है, मगर अब कुछ मत कहिए। आपको अभी रुकना है। मैंने दीवार के साथ टेक लगा दी। अंदर एक अजीब शोर था, पर बाहर सब खामोश थे। सुबह सूरज निकला तो कमरे से चीख निकली। नौकरानी ने दरवाजा खोला। खाला का जिस ठंडा पड़ चुका था, घर में कोहराम मच गया था। माँ ने दिखावे का अफसोस किया। वह कुछ शब्द बोले। अरबी स्व चुप थी, सिर्फ चुप, जैसे सदियों की थकान उसकी आंखों में सिमट आई हो। अनजान के बाद लोग वापस जा रहे थे। अरबीज आंगन में बैठकर जमीन पर अंगुली से लकीरें खींच रही थी। मैं पास गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने सर उठाया। जो गया वापस नहीं आएगा, और जो बाकी है उसका हिसाब अभी होना बाकी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस वक्त आने दो। शाम को माँ ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे शक हो रहा है अरबिज कुछ जानती है। उसकी आंखों सब कहती है, पर जुबान बंद है। मैंने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, जानती होगी तो उसके पास सबूत कहाँ है? जुबान बंद तो है, बस वही काफी है हमारे लिए। वह फिर से कई महीनों के लिए गायब हो गई और मैं यह सब कुछ नॉर्मल समझता रहा। उसके बाद मैं ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। अब तो उसकी माँ भी नहीं रही तो मुझे कोई डर नहीं था। वैसे भी सभी समझते थे कि वह पागल है। यह सब सोचकर अगले पल में खुद को तसल्ली देता, बस यह सच है कि औरत जिसका मैंने सब कुछ छीन लिया और वह हारी हुई लड़की अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोपहर को अरबी गायब थी। मैंने नौकरानी से पूछा, वह गई कहाँ? साहब, सुबह सवेरे एक गाड़ी आई थी, काले शीशे वाली। मैडम जी उसमें बैठकर चली गई। मैंने गुस्से होकर फोन उठाया, पर मैं जिसको कॉल करता अरबीज का तो कोई दोस्त भी नहीं था। शायद मेरी नज़र में नहीं था। शाम को एक पुराना नौकर आया जिसे मैंने महीनों पहले निकाल दिया था। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था। मैडम जी ने दिया है। मैंने वह लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, मेरी और अरबीज की शादी वाले दिन की तस्वीर। के पीछे लिखा था, तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे, मगर असल चेहरा सिर्फ वक्त दिखता है। मैंने तस्वीर फाड़ कर फेंकी और माँ से कहा, यह ड्रामा कर रही है, सिर्फ हमें डराना चाहती है। बेटा, मैं डर रही हूँ। वह पागल, मुझे कभी कभी मैं पागल नहीं लगती। माँ, मुझे डराने की जरूरत नहीं। अब हम अभी जीत चुके हैं। हमने सब कुछ ले लिया है। वह कुछ नहीं कर सकती। 2 दिन बीत चुके थे। मैंने किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। एक पुराना वकील मिला जिससे मुझसे कहा, अरबीज मैडम कुछ कागज लेकर अपने दफ्तर आई थी। बहुत पुरानी फाइल, उसमें नाना की वसीयत, ट्रस्ट कागज और उसके पापा की ड्यूटी के कुछ रिकॉर्ड्स। मैंने वकील से पूछा, तुमने क्या कहा? वकील ने कहा, उसके सवाल बहुत गहरे थे। ऐसा लगा था कि वह सब कुछ समझ चुकी है। मैंने फोन बंद किया और पहली बार महसूस किया मैंने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए बंद किए थे, पर उसने कोई रास्ता चुन लिया था। मैंने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी शक था और वही शक मेरे अंदर भी पलने लगा था। कुछ रातें बीते, अरबीज की कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे लगा शायद मैंने सब कुछ जीत लिया था, पर दरवाजे के उस पर कोई अदालत बैठी हुई थी, जो फैसला अब होने वाली थी। शबनम के साथ रिश्ता तय होते ही माँ ने घर में हलचल मचा दी थी। पुरानी बातों को दफन कर दो, नए पर्दे लगे, दीवारों पर रंग चढ़े और मेहमानों का लिस्ट तैयार होने लगी। हर तरफ यही शोर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे अरबिज का कोई नामो निशान ना हो। मैं सब के बीच मुस्कुरा रहा था, बस दिल में कुछ और चल रहा था। मेहंदी की रात, रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। हर कोई गुलाबी पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। शबनम के हाथों में मेहंदी लगी, चेहरे पर दुल्हन जैसी शर्म, आंखों में शर्म। हया रिश्तेदार सब मुस्कुरा वाद दे रहे थे। ढोलक बज रही थी, गाने गाए जा रहे थे। मैंने सबके बीच खड़े होकर ठहाका लगाया, जैसे सब कुछ
मेरे कंट्रोल में हो। एक नौकरानी हाँफती हुई अंदर आई, चेहरा डर से भींगा हुआ था। बाहर दीवार के पास कोई बैठा था। मैं जल्दी बाहर निकला। रोशनियों के शोर से निकलकर जब आंगन के दीवार के उस पर पहुंचा तो सन्नाटा था। जमीन पर कुछ नहीं, सिर्फ एक आईना पड़ा हुआ था, पुराना, बिखरा हुआ। मैंने उसे सीधा किया तो उस पर खून से लिखा था, चेहरे बदलते हैं, नियत नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। उसके आईने में मुझे बहुत अपना चेहरा दिखाई दिया, पर वह चेहरा नहीं था जो मेहमानों को दिखा रहा था। वह चेहरा वैसा ही था जिसे अरबिज दिखा रही थी। वही क्रूर, वही खालीपन। मैंने गुस्से में आईने जमीन पर ही मारा। शीशा चकनाचूर हो गया, पर उस पर लिखे शब्द मेरे दिमाग पर बोझ लगे। अंदर आया तो शबनम ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ चली गए थे? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक पुराना आईना पड़ा था, पुराना आईना। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा किया तोड़ दिया, पुरानी चीजें सच दिखाती है। मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। दिल के किसी कोने में लग रहा था कि वह आईना मेरे लिए लाया गया था, जिससे कोई गवाही मेरे सामने लाई गई हो। शाम ढली, मेहमान वापस आए, शबनम कमरे में चली गई। अब यह मजाक नहीं लगता था, यह एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन चुका था। मेरे दिमाग में सुराग कर रहा था कि अरबिश ने कुछ बोला नहीं, बस अब सब वह हर शब्द में मौजूद थी। मेहंदी की रात बीत गई थी। उस रात मेरे अंदर जो टूटा वह अब ठीक नहीं हो पा रहा था। उस दिन शादी हुई, सुहाग रात वाले दिन, जब मैं शबनम के पास जाने ही वाला था, तभी बाहर दरवाजे पर शोर उठा और कई पुलिस एक साथ हमारे घर में घुसी। माँ तो यह सब देख कर बेहोश हो गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस के हाथों में मेरे गिरफ्तारी का कागज था और हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय सरेंडर करने के। मुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं दी गई थी कि मैं कपड़े भी बदलता। अपनी दुल्हन को सेज पर बैठा छोड़ गया था। जब थाने पहुंचा तो मेरे सामने जो औरत बैठी थी उसे देखकर मेरी दुनिया ही हिल गई थी। हाँ, वह कोई और नहीं थी, अरबीज थी। हाँ, और उस थाने की सबसे बड़ी ऑफिसर थी। जिस लड़की को मैं पागल समझा वह तो एक ऑफिसर निकली। मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पाया था। आंखों में वही गहरा सुकून जिसको मैं बरसों से नजरअंदाज करता आया था, पर अब वह सुकून मेरे खिलाफ गवाही देने लगा था। उसने मेरी बात काट कर कहा, तुम्हें लगा कि मैं कहीं गायब हो गई हूँ? तुम्हें लगा कि मैं एक गूंगी औरत खत्म हो गई? मैंने कुछ बोलना चाहा, पर जुबान जिसे जम सी गई हो। उसने मेरे जुबान की फाइलें उठाकर मेरे सामने किया। मेरे पैरों से दुनिया खिसकती हुई नजर आ रही थी। अब कुछ होने वाला नहीं था, सिर्फ अदालत थी, वह फैसला करती। मेरे खिलाफ सारे सबूत अरबीज ने इकट्ठा कर लिया था। कोर्ट में तारीख पड़ी और हर तारीख पर मेरे गुनाहों की लिस्ट खुलती। माँ ने भी मेरी तरफ से वकील किया था, लेकिन वकील को बोलने का मौका ही नहीं मिला। अरबीज ने हर उस मौके पर वीडियो बनाई थी। उसके माँ को जहरीली दवा पिलाते समय की सारी वीडियो उसने बना ली थी। उसके जायदाद की नकली कागज और उसके साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया। उसने अपने ऊपर शोषण का भी इल्जाम लगाया था। इतने सारे केस बने थे कि मैं तो उन्हें गिन नहीं पा रहा था। मैं जिस लड़की को पागल समझता था वह तो एक ऑफिसर निकली। मैं अपने जुनून में इतना अंधा हो गया था कि उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि वह हर दूसरे दिन क्यों गायब होती है। जो लोगों ने बता दिया वही मान लिया। वह ज़्यादातर चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मेरे परिवार के लोगों को लगा कि वह पागल है, लेकिन उसके बारे में सच्चाई जानने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। बस उसकी दौलत पर सबकी निगाह थी और रही दौलत हमें ले डूबी थी। वह बहुत ही पढ़ी लिखी और काबिल ऑफिसर थी। वह अपने कामयाब होने के चक्कर में एक दिन दिन रात रात भर पढ़ती थी, तभी लोगों को ज़्यादा वह दिखाई नहीं देती थी। और जब भी अरबिज के माँ से पूछा जाता तो बस सही कहती थी कि वह पागल लड़की है। लोगों ने इस बात को सच ही मान लिया। मेरे दिमाग में तो बस खाला की बात छप गई थी कि वह पागल है। किस तरह की पागल है यह जानने की कोशिश कभी नहीं की। वह तो कहती थी कि अपनी पढ़ाई को लेकर यह लड़की पागल है, लेकिन मुझे तो लगा कि वह सच में दिमाग से पागल है। शबनम ने सारे पैतरे आजमा लिए थे मुझे बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों के बाद सारे सबूत और गवाह को मद्देनजर करते हुए अफजल की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अरबिज की
को टॉर्चर करने और उसकी माँ को जहर देने के इल्जाम में दोनों माँ बेटा अब जेल की सलाखों के बीच में थे। मैंने पहली बार अपनी नज़र जमीन से उठाकर अरबिज की तरफ देखा। तुमने सब कुछ पहले से तय किया था? उसने सिर हिलाया। नहीं, मैंने सिर्फ वह बचाया जो मेरा था। तुमने जो लूटा वह तुम्हें ले डूबा। मैंने कुछ कहना चाहा पर शब्द साथ छोड़ गए थे। जब मुझे हथकड़ी लगाई गई तो कोर्ट में सब की नज़र मुझ पर जम गई थी। मैं जिसे जीत समझ रहा था वही आज सब कुछ लूट चुकी थी। बगैर शोर, बगैर इंतकाम, सिर्फ सच में साथ पुलिस मुझे ले जा रही थी। दरवाजे से निकलते हुए मैंने पीछे मुड़ कर देखा। अरबिज कुर्सी पर बैठी चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे बरसों के बोझ के बाद उसने पहली बार सुकून की सांस ली हो। और मैं शायद जिंदगी में पहली बार खामोश हो चुका था। जेल के उस कमरे में दिन रात का फर्क मिट चुका था। वक्त जैसे दीवारों में दफन हो चुका था। दरवाजे के पीछे हल्की सी रोशनी आती और फिर कम हो जाती। हम दोनों माँ बेटे अलग अलग कोठरी में बैठे थे, एक दूसरे से दूर मगर अपनी ही आंतों में कैद। शुरू के कुछ दिन माँ चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। पहले मुझे, फिर दीवारों से, फिर किसी ऐसे चेहरे से जो शायद सिर्फ उसके दिमाग में था। अरबिज पानी मांग रही है, मैं दे दूं उसे? उस रात के अंधेरे में चीखती थी और मैं सर झुकाकर सुनता रहा। एक दिन मैंने कहा, माँ अरबिज यहाँ नहीं है। उन्होंने मुझे गौर से देखा, जिसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, तो फिर वह कौन है जो हर रात मेरे सिरहाने बैठी रहती है? उसकी सांसें सुनाई देती है मुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उस पल माँ और मैं दोनों जान चुके थे कि वह जो थी हमारे साथ थी, और शायद वह हकीकत से ज्यादा सच था। कुछ दिन बाद माँ ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक कोने में बैठ जाती और पथरीली जमीन कोड़ती रहती। कहती कि यह वही फर्श है ना जिस पर अरबीज ने कभी कदम रखा था। देखो, यहाँ उसकी मेहंदी गिर गई थी। एक दिन मैं जेलर से पूछा, क्या माँ को किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? वह हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब इलाज नहीं, अंजाम की तरफ जा रही है। मैं वापस आकर माँ के सामने बैठा। उनकी आंखें खुली थी, जिससे अंदर कुछ बचा ही ना हो। तुम ठीक हो? वह देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। माँ की हालत रोज बिगड़ती जा रही थी। वह खुद से बातें करती, अरबीज को बुलाती, उससे माफी मांगती। एक दिन उन्होंने अपने हाथ को चूमते हुए कहा, यह वही हाथ है ना जिसने मैंने जहर की बोतल पकड़ी थी? अरबीज, माफ कर देना। मैंने जेलर से कहा, उसे अलग कमरे में रख दो। नहीं, जेलर बोला, तुम्हें क्या तमाशा देखना होगा? यह सजा का हिस्सा है। और शायद वह ठीक कर रहा था। माँ के चेहरे पर अब दिन ब दिन झुर्रियाँ आती जा रही थी। वह पतली हो चुकी थी, आवाज बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या अरबीज मुझे माफ नहीं कर पाएगी? माँ जब भी कोर्ट में तारीख आ जाती अपना जुर्म स्वीकार करती। वह पागल नहीं थी, पागल मैं थी। उस पल मैंने जाना, जीतने के चक्कर में हम सब हार चुके थे और अरबीज सब कुछ हार कर भी जीत कर कुर्सी पर बैठी थी। गार्ड ने आकर कहा, तुमसे कोई मिलने आया है। मैंने हैरानी से सिर उठाया। बरसों गुजर चुके थे। अब मेरे लिए दरवाजा खुलने का मतलब सिर्फ तलाशी होती, मुलाकात नहीं। दरवाजा खुला और वह अंदर दाखिल हुई। अरबीज वह धीरे धीरे चलती हुई मेरे सामने आई। वही चेहरा था, वही आंखें, पर अब मैं वह नहीं थी जो शादी के दिन थी। यह आंखें किसी जीत के बाद की थी, पर गुरूर से खाली, बिल्कुल चुप। मैंने कांपती आवाज में कहा, जुबान लड़खड़ा गई, हाँ, मैं एक काम बाकी था, वह पूरा करने आई हूँ। मैंने हल्की आवाज में पूछा, क्या तो माफ कर सकती हो? वह हल्का सा मुस्कुराई, मैं माफ करने नहीं आई हूँ अजफल, मैं यह बताने आई हूँ कि इंसाफ कभी सस्ता नहीं होता। मेरी आंखों में उसकी माँ का चेहरा घूम गया था। वह चुप रातें, सब दीवारों से बात होती थी। माँ ने का झुकता जिस्म, टूटती आंखें, सब कुछ एक कीमत थी। अरबीज ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें सजा दिलाने के लिए अपनी माँ खोनी पड़ी। मुझे अपनी सच्चाई को जिंदा रखने के लिए अपनी कमजोरी को दफन करना पड़ा। मुझे अपनी सच्चाई को जिंदा रखने के लिए अपनी कमजोरी को दफन करना पड़ा। मैं बिल्कुल चुप बैठा था और वह बोलती रही, जैसे हर शब्द एक पत्थर हो जो मेरे आसपास की दीवार बन रहा था। तुम जीतते
रहे। मैं चुप रही, लेकिन तुम्हारी हर जीत मेरे लिए एक पन्ना थी। मैं हर पन्ने जमा करती गई और फिर चुप्पी में खुद बोलना सीख लिया। मैंने सर नीचे कर ली, जैसे उसके शब्द मेरे सिर पर गिर रहे हो। अब मेरी माँ मेरी नहीं रोई। मैं सिर्फ उस पल को याद रखा जब उसने कहा था कि वक्त आने तो। आज वक्त आ चुका है और तुमने वही पाया जो तुमने बोया था। अरबी मैं सब जानता हूँ। क्या कहीं दिल के किसी कोने में मेरे लिए कुछ रहम बाकी है? उसने सवाल दोहराया। नहीं अजफल, मेरे दिल में रहम होता तो शायद इंसाफ ना हो पाता। तुमने रहम नहीं दिखाया जब तुमसे मेरे साइन लिए, जब तुमने मेरी माँ को जहर पिलाया, जब तुमने मुझे पागल कहा। तो रहम क्यों मांग रहे हो? मेरी जुबान सूख गई, शब्द गले में अटकने लगे। तुम्हें पता है अजफल, मैं कोर्ट में हर दिन तुम्हारी आंखों में खालीपन देखती रही, जिसे तुम दूसरों में तलाश करते थे। फिर आज मैं यही फैसला सुनाने नहीं, हकीकत दिखाने आई हूँ। मैंने उसके तरफ देखा। अभी भी वही लड़की थी जिसके चेहरे पर सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक पूरी जंग जीत चुकी थी। तुम्हारी जीत वक्त के लिए थी, मेरी चुप्पी बहुत लंबी थी। केस अदालत में चलते रहे और मेरी चुप्पी इस सफर का फैसला बन गया। मैंने बस इतना कहा, अब तो मैं थक चुका हूँ। ऐसा थकान इंसान को सच्चाई के करीब ले आती है। शायद इसलिए आज तुम मेरी बात समझ रही हो। वह उठकर कुर्सी को धीरे से धकेला, जैसे कोई वजन रख कर उठा रहा हो। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक पल को रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, अजफल, खामोशी कोई कमजोरी नहीं, वह वक्त की जुबान होती है और तुम्हें वक्त ने सुना दिया। और दरवाजा खुला, गार्ड उसे बाहर ले गया और मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। दरवाजा बंद हुआ। उस दिन पहली बार मैं सच में चुप हो गया था। लालच एक बहुत बुरी चीज होती है जो सामने वाले को इतना गिरा देता है कि वह सोचने समझने की शक्ति भी खो देता है। इस तरह के लाखों मुजरिम जेल में पड़े हैं। मेरी कहानी सुनाने का यही मकसद है कि मेरी कहानी से लोगों को बहुत कुछ अपने अंदर सुधारने का मौका मिलेगा। मैं तो एक मुजरिम हूँ, शायद मुझे कभी माफ़ी ना मिले, लेकिन समय रहते आप सही चीज़ को सोच पाएंगे और इस लालच से छुटकारा मिलेगा। और मेरी वीडियो जहाँ तक भी जाए आप लोग देखते होंगे। कमेंट्स में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक लोगों को ज़िंदगी में कभी भी ऐसे पल नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।